नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने स्टार्ट किया था अपने प्लेटफॉर्म नटराज आईएएस पीसीएस में साइंस एंड टेक का चैप्टर हम सेल बायोलॉजी देख चुके थे। आज हम लोग को ब्लड सर्कुलेटरी फ्लूइड्स में देखना है, ब्लड और लिम्फ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड में हम लोग मेनली अपने अगर बात करूं एग्जाम के पॉइंट से तो आरबीसीज के बारे में, व्हाइट सेल्स के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में और आपके लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं ब्लड है क्या। तो ब्लड जो है हमारा ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब बात आती है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। ठीक है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है मीजोडर्मल ऑर्जिन का बना हुआ है, जो कि हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इन द सेंस कि ब्लड को इसलिए इसमें रखा गया है कि ब्लड बहुत ही जो है विस्कस नेचर का है और ये इसमें नॉन स्टेशनरी एलिमेंट फाइबर इसमें नहीं पाया जाता है, तो ये एक तरह से तरलता के साथ बहता रहता है, इसलिए इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, ब्लड का वर्क क्या है। तो ब्लड जो है हमारे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस और हार्मोन्स वगैरह में हेल्प करता है। तो यहां पर वही लिख रहा है कि वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू। हमारे टिश्यू के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, चाहे वो यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, या जो भी हमारे अनहेल्दी मटेरियल्स होते हैं जो हमारे टिश्यू की फंक्शनिंग को हर्ट करते हैं, उसको रिमूव करने के लिए ब्लड और लिम्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। ठीक है, अब बात करें कि ह्यूमन बीइंग के अलावा स्पंजेस और सिलेंट्रेट्स के अंदर एक कैविटी नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो कि ये जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस है इसको बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, अब बात करें इन कार्डेट्स और इन ह्यूमन बीइंग, हमारे जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है इसके अंतर्गत हम लोग ब्लड की स्टडी करते हैं और इसके अलावा लिम्फ की स्टडी करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि लिम्फ जो है जिसको हमको फर्दर स्टडी हमको लोगों को करनी है, ये है क्या। ये भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स को सेल्स में एक्सचेंज करने का कार्य करता है। ठीक है, वही यहां पर लिखा हुआ है, इट सर्कुलेट्स थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम and helps in transport of certain substances। ठीक है, ब्लड के अंदर हम देखते हैं अगर ब्लड सेल्स को तो ब्लड के अंदर हमको एक मैट्रिक्स मिलता है, मैट्रिक्स सेल जो कि प्लाज्मा के फॉर्म में होता है। इसके अलावा फॉर्म्ड एलिमेंट नथिंग बट कलेक्टिव एलिमेंट्स, मतलब इसमें हमारे आरबीसीज आ जाते हैं, WBC इसी में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसमें प्लेटलेट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ब्लड, सीरम और लिम्फ में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी हमने अपने पॉइंट में देखा कि ब्लड और लिम्फ जो है ये हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। ठीक, मैंने आपको बताया कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक तो डिवोर्ड ऑफ फाइबर्स, यानी इसमें फाइबर्स नहीं पाया जाता है। इसके अलावा ये फ्री फ्लोइंग है, यानी कोई भी बैरियर नहीं है। और दूसरा हमारा पॉइंट जो देखने को मिलता है, ये नॉन स्टेशनरी है। ठीक है, तो इसीलिए इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत इसको रखा गया है। बात करें मैट्रिक्स की, यानी प्लाज्मा जो होता है वो किस नेचर का होता है, तो वो फ्लूइड नेचर का होता है। तो वहीं पर यहाँ पे सेकंड पॉइंट बोला गया है कि मैट्रिक्स ऑफ ब्लड एंड लिम्फ आर फ्लूइड इन नेचर। ठीक, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है कि सीरम और लिम्फ कहते किसे हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि जो ब्लड है हमारा, अगर ब्लड कॉर्पसेल्स यानी फॉर्म्ड एलिमेंट और फाइब्रिन प्रोटीन जो कि हमारे पाया जाता है प्लाज्मा में, अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो जो भी हमारे सामने
आएगा वो सीरम के फॉर्म में आता है। ठीक है, बात करें लिम्फ की, तो लिम्फ किसे कहते हैं? तो लिम्फ जो है ये ब्लड में एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसीज, थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स और लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स जिसमें कि हमारी फाइब्रोनेजन और ये थ्रोम्बिन वगैरह जो प्रोटीन्स आती हैं, अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो हमारा लिम्फ सामने आता है। ध्यान ये रखना है कि लिम्फ के अंदर जो है हमारे WBC होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन यानी डिफेंस में हेल्प करता है लिम्फ। ठीक है, आगे इसके बारे में हम लोग फर्दर स्टडी भी करेंगे आगे स्लाइड्स में अपने। और बात करते हैं ब्लड की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ब्लड को वेस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत रखा गया है। वेस्कुलर टिश्यू क्यों कहते हैं? वेस्कुलर टिश्यू में हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसीलिए इसको वेस्कुलर टिश्यू के भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा जो हमको पॉइंट देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए एग्जाम के व्यू से, कि ब्लड जो है बॉडी का सॉफ्टेस्ट टिश्यू के है। ठीक है, इसको सॉफ्टेस्ट टिश्यू की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये पॉइंट हमारे हमको याद रखने वाला है। बात करते हैं किसी भी चीज की स्टडी करते हैं तो साइंस में उसको एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन किया गया है कि किस चीज की स्टडी कहां पर हमको करनी है। तो ब्लड की स्टडी साइंस की जिस ब्रांच में की जाती है उसको बोला जाता है हेमेटोलॉजी। जैसे हमने जब सेल की स्टडी कर रहे थे तो हमने कहा था कि सेल जो है साइटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उसी तरह ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। बात करें कि ये तो हो गया हमारा सेल की पर्टिकुलर ब्लड सेल की स्टडी को। ठीक है, लेकिन अगर हम ब्लड एज इन बॉडी सर्कुलेशन में देखें तो ब्लड जो सर्कुलेशन होता है इन द बॉडी, इसकी स्टडी की जाती है साइंस की एंजियोलॉजी ब्रांच के अंतर्गत। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट जो हमको देखना है कि जब ब्लड को हम देखते हैं, जब इसको मीजर करते हैं लैब के अंतर्गत, तो इसको कुछ जो स्टेन्स हमारे जिसके जरिए इसको स्टेन किया जाता है, इसके नाम एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं, जैसे लीजमैन स्टेन, जिनेशन वॉयलेट, मिथाइलिन ब्लू और गीमास स्टेन। इसके ये नाम हमको ध्यान में रखने हैं जो कि हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बात करते हैं ब्लड जो है वो हमारे बॉडी वेट में कितना अपना अंश रखता है। तो अगर हम बात करें कि एक स्वस्थ मनुष्य, अगर हम जनरली अगर 70 वेट 70-75 वाले वेट को अगर देखें इंसान वाले, तो ब्लड की जो क्वांटिटी रहती है उसके शरीर में अबाउट 5 to 6 लीटर होती है। ठीक है, तो ये 5 से 6 लीटर जो होता है उसका जो है 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट होता है। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं ब्लड के क्लासिफिकेशन की। ब्लड सेल्स, ब्लड में जो है हमको इसके मैट्रिक्स की अगर बात करें ब्लड सेल्स की, तो यहाँ पर प्लाज्मा हमको देखने को मिलता है जो कि अबाउट 55% होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट जिसे ब्लड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है जो कि 45% होता है। हम लोग पहले प्लाज्मा के बारे में स्टडी करते हैं तो प्लाज्मा में हमको दो चीज देखने को मिलती है, एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और दूसरा ऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के अंतर्गत हम वाटर को देखते हैं, और जो भी हमारे पास सिंपल और भी जैसे फूड्स हो गया, यहाँ पर ये देखा जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को देखा जाता है। और ऑर्गेनिक के अंतर्गत हम देखते हैं हार्मोन्स को, प्रोटीन्स को। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाटर की जो मात्रा होती है वो 90 to 92% होती है, और यहाँ पर डिजॉल्व सब्सटेंसेस जो होते हैं वो 8% देखने को मिलते हैं। डिजॉल्व सब्सटेंसेस में हम यहाँ पर साल्ट को देखते हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड वगैरह तत्व पाए जाते हैं। फूड्स के बारे में अध्ययन करते हैं जो कि हमारे ग्लाइकोस, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स, प्रोटीन किसमें स्टडी की जाएगी। हार्मोन्स जो हमारे शरीर में डिफरेंट ब्लड के माध्यम से अपना सर्कुलेशन करते हैं, यहाँ पर उसके बारे में अध्ययन किया जाता है।
और प्रोटीन्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन पाई जाती है हमारे प्लाज्मा के अंतर्गत। एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, जो कि हमारे क्लॉटिंग में हेल्प करती है, यानी खून का थक्का जमने में हेल्प करती है। ठीक है। दूसरी जो प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, जो कि हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण, ब्लड के परासरण नियंत्रण में हमारी मदद करती है। ठीक है। अगला पॉइंट जो हमको देखना है, और अगर वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो प्लाज्मा के अंतर्गत वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया या यूरिक एसिड, ये सब हमको देखने को मिलते हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा इन वेस्ट प्रोडक्ट को टिश्यूज से रिमूव करने का कार्य करता है। किस लिए रिमूव करता है? फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स। ठीक है। बात करें ब्लड सेल्स की, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और पूरा ये जो चैप्टर है ये हमारे इसी पे टिका हुआ है कि ब्लड के अंतर हम इसको जो स्टडी किया जाता है। तो यहां पर हम लोग एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स का कार्य क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में इसमें हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन अणुओं को अपने समाहित करके जो है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करने का कार्य करता है। ठीक है। अगला बात करें व्हाइट सेल्स में, तो व्हाइट सेल्स जो हमारे एंटीजन एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं, जो कि हमारे बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं। बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स में हम जो है ये हमारे क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ठीक। इसके बारे में हम लोग फर्दर आगे अपने स्लाइड्स में स्टडी करेंगे। व्हाइट सेल्स की बात करें तो यहाँ पर व्हाइट सेल्स को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, मेनली ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और एग्रेन्युलोसाइट को भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसकी की फर्दर स्लाइड्स में हमको स्टडी करनी है। ध्यान ये रखना है कि एग्रेन्युलोसाइट के अंतर्गत एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है बीटा सेल, दूसरा है टी सेल्स। बीटा सेल्स जो होती है ये एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में काम करती है, और टी सेल्स जो है ये हमारी ऐसी इंफेक्शनस सेल्स को रिमूव करने का कार्य करती है जो कि हमारे शरीर के लिए कष्टदायी होती हैं, या कि जो कि हमारे शरीर को डैमेज करने का कार्य करती हैं, जिसमें कि हमारी कैंसरस सेल या अदर इन्फेक्शनस सेल्स, जैसे कि हमारी ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें कि पस बन जाता है, तो उनको रिमूव करने का कार्य हमारी टी सेल्स करती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट पे। अब हमने पढ़ा कि ब्लड जो है ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है ब्लड सेल्स को। इसके मैट्रिक्स की बात करें तो इसका जो मैट्रिक्स होता है वो प्लाज्मा के फॉर्म में होता है। ये अबाउट ब्लड का 55% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। बात करें इसके कलर की, तो इसका कलर जो होता है एक्स्ट्रा कलर्ड होता है, यानी डार्क येलोइश कलर का होता है। विस्कस फ्लूइड है, जो कि 55% ब्लड का कंट्रीब्यूट करता है। ठीक। बात करें तो हमने पढ़ा कि अभी पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स पाए जाएंगे, जिसमें कि कुछ प्रोटीन्स हैं फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन और एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो कि हमारे प्लाज्मा के मेजर प्रोटीन होते हैं। ये कहाँ कहाँ हेल्प करेंगे, तो इसके बारे में हमने अभी अपने पीछे स्लाइड में पढ़ा था कि फाइब्रिनोजन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। एल्ब्यूमिन के बारे में हमने पढ़ा था कि ब्लड के ऑस्मोटिक बैलेंस में कार्य करता है। ठीक है। वही नीचे यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि फाइब्रिनोजन नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड एंड द एल्ब्यूमिन हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस। और अगर बात करें कि ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करता है, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, यानी बॉडी को डिफेंस करता है। जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो डिजीज हैं वो हमारे शरीर पर अटैक करती हैं, तो ये भी हमारे एंटीबॉडीज और एंटीजन्स के मदद से बॉडी को डिफेंस करने का कार्य करेगा। ठीक है। इसके अलावा मिनरल्स की अगर बात की जाए तो हमारे प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें कि सोडियम, कैल्शियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड,
ये सब पाया जाता है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमारे क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला अगर हम पॉइंट देखते हैं तो लिखा हुआ है कि फैक्टर फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म, यानी कि जो हमारे ये हमारा फाइब्रोनोजन है ये हमारे एक्टिव फॉर्म में नहीं पाया जाता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है और डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स के जरिए बाद में ये जब एक्टिव हो जाता है तो ये क्लॉटिंग में हमारे हेल्प करता है। ठीक है, अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो सीरम कहते किसे हैं, तो यहां पर वही लिखा हुआ है कि सीरम जो है ये प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अभी हमने अपने लास्ट स्लाइड देखी थी तो इसमें सीरम की डिफिनीशन जो हमने पढ़ा था वो ये था कि ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पसेल्स एंड फाइब्रिन प्रोटीन। फाइब्रिन प्रोटीन क्या करती है, फाइब्रिन प्रोटीन पाई जाएगी हमारे प्लाज्मा के अंतर्गत जो कि हमारे क्लॉटिंग में हेल्प करती है। और ब्लड कॉर्पसेल्स यानी कि चाहे आरबीसीज हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो, ये कोई भी हमारे सीरम में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं जो कि हमको देखना है कि ड्यू टू फॉल इन प्लाज्मा प्रोटीन ओडेमा अकर्स। जो प्लाज्मा में हमारे प्रोटीन्स पाई जाती हैं चाहे वो फाइब्रोनोजन हो या ग्लोबुलिन हो या एल्ब्यूमिन्स हो, अगर इनकी डिफिशियंसी हो जाए, ठीक है, शरीर में इनकी अगर कमी हो जाती है तो हमको शरीर में स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, हमारे बॉडी में हमको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, इसको साइंटिफिक टर्म में इसको ओडेमा कहा जाता है। ठीक है, जो कि हमको ध्यान में रखना है, किसकी कमी से होगा, ड्यू टू फॉल इन प्लाज्मा प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। तो मैंने अभी अपने लास्ट स्लाइड में बताया कि आरबीसीज हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो, इनको कलेक्टिवली यानी इनको सामूहिक रूप से हम इनको फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो वही पॉइंट यहां पे लिखा है, एरिथ्रोसाइट मींस होता है आरबीसीज। ठीक है, ल्यूकोसाइट को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यहां सिंपल लिखा हुआ है, इसको कलेक्टिवली रूप से क्या कहा जाएगा, फॉर्म्ड एलिमेंट। बात करते हैं आरबीसीज की यानी एरिथ्रोसाइट की। तो एरिथ्रोसाइट की अगर हम बात करें तो सबसे बात पहले आती है कि एरिथ्रोसाइट सेल्स की खासियत क्या होती है। तो इन मैच्योर पर्सन की अगर बात किया जाए तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। हाँ, तो हमने अभी तक देखा कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंतर्गत हमको सबसे पहले स्टडी करनी है इलेक्ट्रोसाइट्स की। इलेक्ट्रोसाइट्स को ही हम लोग आरबीसीज के नाम से जानते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर इसकी उत्पत्ति की, यानी इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है हमारे रेड बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में इसका फॉर्मेशन होता है। और अगर इसके बात करें न्यूक्लियस की, तो इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। वनस्पत अगर डब्ल्यूबीसी के बारे में जब हम लोग अध्ययन करेंगे डब्ल्यूबीसी सेल्स की, तो वहां पर हमको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। न्यूक्लियस आरबीसीज में भी पाया जाता है लेकिन वो इनिशियल स्टेज में होता है। जब आरबीसी सेल मैच्योर हो जाती है तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है ये एंड हो जाता है, यानी इसका समापन हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा है डिवोर्ड ऑफ न्यूक्लियस। शेप की बात करें तो इसका जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव शेप का होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, यानी इसका एक तो फॉर्मेशन कहाँ होगा, फॉर्मेशन होगा हमारे रेड बोन मैरो में, और यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। तीसरा पॉइंट जो हमको देखना है इसका शेप, जो कि बाइकॉन्केव शेप होगा। ठीक है, बात करें इलेक्ट्रोसाइट्स के और अगले पॉइंट्स की, तो इलेक्ट्रोसाइट्स जो हमारे ब्लड का कलर होता है, तो ये हम देखते हैं कि हमारे जो ब्लड का कलर होता है ये होता है लाल कलर का। तो ये लाल कलर जो हमारे आता है ब्लड में, ये आता है एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन पिगमेंट। ठीक है, तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इरेथ्रोसाइट्स आर नोन एज रेड ब्लड सेल्स बिकॉज दे हैव red colored and iron containing
प्रोटीन पिगमेंट, ठीक है। ये जो हीमोग्लोबिन है ये प्रोटीन का बना हुआ पिगमेंट है जिसमें कि आयरन अणु पाया जाता है, ठीक। ये जो हीम है, हीम का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन है जो कि आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए दोनों आपस में अटैच होते हैं, ठीक। बात करें कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में किस तरह हेल्प करता है, तो हीमोग्लोबिन जैसा कि हमने पढ़ा ये आरबीसीज के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। हमारे टोटल ब्लड में आरबीसीज के अंदर अबाउट 80% तक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और एक हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को समायोजित कर शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हमारी मदद करता है। तो उसी के बारे में लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन परमाणुओं को समायोजित कर शरीर में हमारे गैसों के निर्वहन में अपनी भूमिका निभाता है, ठीक। बात करें आरबीसीज के लाइफ स्पैन की, यानी इसका जो एक आरबीसीज सेल है, एक जो हमारी लाल रुधिर कणिका की जो सेल है वो कितने दिनों तक ये सस्टेन करती है, तो इसका जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज होता है। और इसका जैसे हमने पढ़ा कि इसका फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में, तो इसका जो समापन होता है वो समापन होता है स्प्लीन, और इसके अलावा एक और सेल होती है लीवर में, ठीक है। ये हमको ध्यान में रखना है, लीवर में और स्प्लीन में इसका समापन होगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन एंड लीवर, जिसको स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, यानी आरबीसी जो सेल हैं हमारी लाल रक्त रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान बोला जाता है, किसको? स्प्लीन को, ठीक है। अगली स्लाइड देखते हैं, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट के बारे में जैसा कि मैंने बताया आपको, ल्यूकोसाइट्स जो है इसी को हम WBCs के नाम से जानते हैं, ठीक है, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक। ये कलरलेस होती हैं। कलरलेस क्यों होगी? जैसा कि हमने बताया कि वहां पर एक पिगमेंट हमको देखने को मिला था, वो उस पिगमेंट का नाम क्या था? हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है। लेकिन ल्यूकोसाइट्स जो होती है इसका कलर जो होगा वो कलरलेस होगा, यानी रंगहीन होगा, और यहाँ पर कोई भी पिगमेंट भी नहीं देखने को मिलता है। बात करें इससे, अगर कंपेयर करते हैं हम अपने लाल रुधिर कणिकाओं से, तो वहां पर हमने देखा था कि एज मैच्योरेशन स्टेज में वहां पर हमारे न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है सेल के अंदर, लेकिन यहाँ पर ये न्यूक्लिएटेड होंगी, लेकिन इसका जो टाइम पीरियड होगा जो इसके वो होगा शॉर्ट लिव्ड होगा। मतलब वहां पर हमने देखा था कि 120 डेज तक हमारी आरबीसी सेल बनी रहती हैं, लेकिन यहां पर बमुश्किल केवल 10 से 12 दिनों तक, ठीक है, 10 to 12 डेज तक इनका जो लाइफ स्पैन होता है। ये हमको ध्यान देने वाली बात है। मैंने जब वहां पर आपको चार्ट की स्टडी हम लोग कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि आरबीसीज को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग होता है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा होता है एग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसाइट की फर्दर स्टडी 3 पार्ट्स में की जाती है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल। ये किस आधार पर इसको डिवीजन किया गया है? तो यहाँ पर न्यूक्लियस के बाइलोब्ड, ट्राइलोब्ड, 5 लोब्स, इसके आधार पर इसको डिवीजन इसका किया गया है। बात करें सबसे पहले इओसिनोफिल्स की, तो ये बाइलोब्ड होता है ये, जो कि हमारे टोटल आरबीसीज में 2 to 3% होता है। उसके बाद बात करें बेसोफिल्स की, तो बेसोफिल्स जो होती हैं ये भी हमारी 3 to 4 लोब होती है। और न्यूट्रोफिल्स की अगर बात करें तो इसमें 5 लोब न्यूक्लियस देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर एग्रेनुलोसाइट की बात करें तो एग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट जो होती है इसके बारे में हमको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, इट इज लार्जेस्ट ब्लड सेल्स
दैट इज फाउंड इन आवर बॉडी। ठीक है, जितनी भी हमारी रुधिर कणिकाएं हैं सबसे बड़ी सेल्स होती हैं मोनोसाइट्स। ठीक, और लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये एक तरह से जो कार्य हमारे लिम्फ करती है, बाद में मैच्योरेशन स्टेज में लिम्फ जो बनता है वो लिम्फोसाइट का ही प्रोडक्ट होता है, यानी कि ये हमारे शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, बात करते हैं अगली स्लाइड्स की। तो यहां पर जो हमने पढ़ा कि ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत जितनी सेल्स आती हैं उनके यहां पर कार्यों का जिक्र किया गया है। बात करते हैं जो हमारी सेल्स हैं न्यूट्रोफिल्स, जो कि हमारी ग्रेनुलोसाइट सेल्स है। इसका कार्य क्या है? दिस इज मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ डब्ल्यूबीसीज, यानी जो सबसे ज्यादा पाई जाती है डब्ल्यूबीसीज के अंदर। टोटल डब्ल्यूबीसीज के अंदर जो सबसे ज्यादा सेल्स पाई जाती हैं उसका नाम है न्यूट्रोफिल्स। और हमने अभी क्या बताया था कि जो मोनोसाइट्स है वो सबसे बड़ी सेल्स है, यानी साइज की वहां पे हमने बात की थी। और यहां पर हम अगर नंबर ऑफ काउंट की बात करें तो सबसे ज्यादा सेल्स पाई जाएंगी न्यूट्रोफिल्स, और बेसोफिल्स जो सेल रहेंगी जो कि अनदर हमारी ग्रेनुलोसाइट है, ये हमारी सबसे कम पाई जाती है। ठीक है, यानी चाहे सबसे ज्यादा की बात करें या सबसे कम की बात करें, दोनों ही ग्रेनुलोसाइट सेल्स हैं। और न्यूट्रोफिल्स जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाएगी, बेसोफिल सबसे कम पाई जाएगी। ठीक है, इसमें इसके अलावा एक सेल्स और बची जो ग्रेनुलोसाइट में हमने अध्ययन किया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था इओसिनोफिल्स। इसके कार्य की अगर बात करें इओसिनोफिल्स की, तो इओसिनोफिल्स हमने पढ़ा कि ये ग्रेनुलोसिटिक सेल्स है और ये एसोसिएटेड इन एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन में बॉडी को ये रेजिस्ट करने का कार्य करती है, यानी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का कार्य करती है। ठीक, अब बात करें अपने एग्रेनुलोसाइट्स की, तो इसके अंतर्गत हमने दो सेल्स के बारे में स्टडी किया, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, तो यहां पर इसका कार्य मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट के बारे में हमको एग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत पढ़ना है। उससे पहले हम एक पॉइंट और देखते हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स यानी कि जो ग्रेनुलोसिटिक सेल है और मोनोसाइट्स जो कि एग्रेनुलोसाइट सेल्स है, ये फैगोसिटिक नेचर की होती हैं। फैगोसिटिक नेचर का मतलब क्या होता है? ये भक्षण का कार्य करेंगी। भक्षण का कार्य किसका करेंगी? जो कि हमारी सेल्स डैमेज हो जाएंगी, जो टिश्यू हमारे रप्चर हो जाएंगे, तो उनको ये ऐसी सेल्स को रिमूव करके बॉडी में नए सेल डिवीजन के जरिए ये उस पर्टिकुलर पार्ट की एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी रिकवरी करने में हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसिटिक सेल्स एंड बेसोफिल्स, जो हमारी बेसोफिल सेल है ये क्या करती है? ये हमारी सिक्रीट करती है हिस्टामाइन हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन दैट इज इन्वॉल्व इन इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस। ठीक है, तो ये एग्जाम में पॉइंट पूछ लिया जाता है कि जो बेसोफिलस सेल्स हैं और ये हमारी करती क्या है? ये हमारी हिस्टामाइन और सेरोटोनिन का सिक्रीशन करके इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस को उत्प्रेरित करने का कार्य करती है। मतलब कि एक तरह से जो भी हमारे शरीर में इंफेक्शन हो जाते हैं उसके विपरीत शरीर में एंटीबॉडीज के प्रोटेक्शन के स्वरूप उनका जब प्रोडक्शन करेंगी तो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में उनसे लड़ने में हेल्प कर, शरीर को जो है उन इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी हेल्प करेंगे और इस तरह से बॉडी को मेंटेन करने का कार्य हमारे करती है बेसोफिलस सेल्स। ठीक है, बात करें लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट जो हमने पढ़ा कि इसका कार्य क्या होता है मेनली लिम्फोसाइट सेल्स का, तो हमने अभी अपने इसी में देखा इस पॉइंट्स में कि लिम्फोसिटिक सेल्स जो हैं ये हमारी एक तरह से हमने बताया कि लिम्फोसाइट सेल जो है ये हमारे लिम्फ जो आगे हम स्टडी करेंगे इसके फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और लिम्फ का कार्य क्या होता है? लिम्फ का कार्य होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अवर बॉडी। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म को ये इनहेल करने का कार्य करता है। तो ये इसके अंतर्गत दो सेल्स हमको देखने को मिलती हैं
बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स कार्य क्या करेगी, तो बी सेल्स हो या चाहे टी सेल्स हो, ये हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने का कार्य करती हैं। ठीक, बी सेल्स जो अगर पर्टिकुलर, अगर हम दोनों सेल्स की पर्टिकुलरली अगर बात किया जाए, इंडिविजुअली अगर बात किया जाए, तो जो बी सेल्स होती है ये हमारे जो एंटीबॉडीज होती हैं, इनके फॉर्मेशन में, इनके फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और टी सेल्स के बारे में हमने अपने जब चार्ट में पढ़ा था, ये जो टी सेल्स होती हैं एक तरह से हमारी डैमेज्ड सेल्स होती हैं, जिसको कि इनगल्फ करने का कार्य करती है। ठीक है, डैमेज सेल को इनगल्फ करने का कार्य करती हैं, जैसे कि कैंसरस सेल्स जो होती हैं ये हमारी डैमेज सेल होती हैं, तो इनको एक तरह से हटाने का, इनको रिमूव करने का कार्य करता है हमारी टी सेल्स। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अपनी कोशिकाओं में, ब्लड्स की कोशिकाओं में, तो प्लेटलेट्स। ठीक है, यानी फॉर्म्ड एलिमेंट के अंतर्गत प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो इनको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, दे आर जो होती हैं, दे आर सेल्स फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोटिक सेल्स। कहां की मेगाकैरियोटिक सेल, तो इनका निर्माण होता है बोन मैरो की मेगाकैरियोटिक सेल्स से। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स की, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है, कहां से फॉर्मेशन होगा, तो इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो की मेगाकैरियोटिक सेल्स से। ठीक है, हमने ये चीज हमको ध्यान देने वाली है कि हमने पढ़ा आरबीसीज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहां से होगा, वो भी हमारे बोन मैरो से होगा। हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी जो सेल होंगी वो, उनका फॉर्मेशन कहाँ होगा, उसका फॉर्मेशन होगा स्प्लीन से, और हमारी प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होगा बोन मैरो से। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट की अगर बात करें तो प्लेटलेट्स का वर्क क्या होता है, तो जो अगला पॉइंट हमारा लिखा हुआ है कि प्लेटलेट्स जो होती हैं इन्वॉल्व इन कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स, यानी कि जब हम चोटिल हो जाते हैं तो हमारे शरीर से जब रक्त स्रावित होता है तो उसको एक तरह से क्लॉटिंग में, रक्त के थक्के जमाने में कार्य करता है प्लेटलेट सेल्स। ठीक है, अब अगले पॉइंट की अगर बात करें तो रिडक्शन ऑफ देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अगर शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में हमको डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्टडी करते हैं, अपने कंपेरेटिव स्टडी करेंगे एरिथ्रोसाइट्स की, ल्यूकोसाइट्स की और प्लेटलेट्स की। तो हमने ये अभी तक ऑरिजिन में पढ़ा कि जो एरिथ्रोसाइट है यानी आरबीसीज हैं, इसका फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो से। ठीक है, और इसके बारे में हमने पढ़ा ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसीज के बारे में, तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होगा, स्प्लीन या लिम्फ नोड में होगा। और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने पढ़ा कि इसका फॉर्मेशन होता है मेगाकैरियोटिक सेल्स ऑफ रेड बोन मैरो। ठीक, लाइफ स्पैन के बारे में हमने स्टडी किया, तो लाइफ स्पैन में हमने अपने स्लाइड में देखा था आरबीसीज की कि इसका लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा होता है, यानी 120 डेज होगा। डब्ल्यूबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो केवल 8 से 10 दिन, या यहां पर लिखा हुआ है 13 से 20 दिन। ठीक है, मोस्टली देखा जाता है 8 से 10 दिन। प्लेटलेट्स की बात करें तो इसका जो ड्यूरेशन होगा, लाइफ स्पैन होगा, वो सबसे लीस्ट होता है, यानी 5 to 9 डेज केवल। न्यूक्लियस की अगर बात किया जाए तो हमने पढ़ा कि इन मैच्योर स्टेज न्यूक्लियस जो है वो आरबीसीज में नहीं पाया जाता है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस होता ही नहीं है। न्यूक्लियस हमारे पाया जाएगा एरिथ्रोसाइट में, लेकिन वो पाया जाएगा इनिशियल स्टेज ऑफ आरबीसी सेल। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स में हमने पढ़ा था कि यहाँ की डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जो कि हमने पढ़ा था इसके दो टाइप्स होते हैं ल्यूकोसाइट्स के, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, एक होता है नॉन ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, तो इसी के आधार पे हमने ग्रेन्युलोसाइट को फर्दर डिवीजन किया था। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स में भी हमको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। ठीक,
बात करें शेप की, तो यहां पर जो शेप होता है वो बाई कॉन्केव शेप होता है, जबकि ल्यूकोसाइट में जो है इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, यानी 2 लोब्ड न्यूक्लियस भी हो सकता है, 3 लोब्ड भी, 5 लोब्ड भी न्यूक्लियस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, हमने पढ़ा था बेसोफिल सेल्स, लिम्फोसिटिक सेल, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस थे जिसके बारे में हमने अभी स्टडी किया है। प्लेटलेट्स में जो न्यूक्लियस होता है इसका इरेगुलर शेप्ड होता है, ये पॉइंट हमको ध्यान में रखना है कि प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस पाया जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने स्टडी किया है कि यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, लेकिन अगर न्यूक्लियस होता भी है, ठीक है, लेकिन अगर सेल्स की अगर बात करें तो सेल जो होती हैं वो इरेगुलर शेप की होगी। न्यूक्लियस यहाँ पर भी बहुत ही यंग स्टेज में पाया जाएगा, लेकिन मेच्योर स्टेज में प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, एक पॉइंट जो मुझे बताना है आपको कि यहां पर नॉन न्यूक्लियस एरिथ्रोसाइट में नॉन न्यूक्लियस और बाई कॉन्केव होने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें पाए जाते हैं हमारे हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि एक हमारा प्रोटीन एलिमेंट है, हमने पढ़ा। और ये करता क्या है, ये ऑक्सीजन से एसोसिएट होकर के शरीर में हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स को ये एक तरह से ऑक्सीजनेटेड करने का कार्य करता है। तो न्यूक्लियस न होने के कारण होगा ये कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो हमारे तत्व हैं उनको लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैप्चर करने के लिए स्पेस प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। दूसरा, काउंट की बात की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो काउंट सबसे ज्यादा अगर कोई हमारे ब्लड में पाया जाता है तो आरबीसीज पाई जाती हैं, जिसका काउंट होता है 5 से लेकर के 5.5 मिलियन तक। ठीक है, और अगर ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो इसका काउंट होता है 6 से 8 हजार, या बहुत ज्यादा अगर इसको हम एलोबरेट करें तो बहुत ज्यादा इसको बोला जाता है 8 से 10 हजार या 12 हजार तक। ठीक, और सेकंड नंबर पे जो होता है 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, ये हमारी प्लेटलेट्स पाई जाएंगी। यानी शरीर में ब्लड सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो देखने को हमको मिलती हैं वो देखने को मिलती हैं आरबीसीज यानी इरेथ्रोसाइट्स, सेकंड नंबर में देखने को मिलती है हमारी प्लेटलेट्स, या ठीक है, और थर्ड नंबर पर देखने को मिलती है हमारी डब्ल्यूबीसीज, जिसका काउंट होता है 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, बात करें कलर की, तो कलर हमने पढ़ा कि ब्लड का जो कलर होता है वो हमारे आरबीसीज के कारण होता है, और आरबीसीज में हमको देखने को मिलता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, इसी तरह हमने पढ़ा कि डब्ल्यूबीसीज का कोई कलर नहीं होगा, तो कोई कलर का मतलब व्हाइट कलर होगी ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स जो हमारी होती हैं ये पर्पल कलर की होती हैं। ठीक, यहां पर भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना है। टाइप की बात करें तो एरिथ्रोसाइट के हमने किसी टाइप की स्टडी नहीं किया है, सिंपल सा हमने उसके पूरे ऑरिजिन से लेकर के अंत तक के बारे में बताया कि उसका जो ऑरिजिन होगा वो रेड बोन मैरो में होगा, और इसका समापन कहाँ होगा, या तो वो स्प्लीन सेल होगी, स्प्लीन को हिंदी में बोलते हैं प्लीहा, मैं लिख दे रहा हूं प्लीहा, ठीक है, या तो लीवर में। दूसरा, ल्यूकोसाइट्स के बारे में हमने पढ़ा, ल्यूकोसाइट्स का जो फॉर्मेशन होता है ये हमारे लिम्फ नोड या स्प्लीन में होता है, और प्लेटलेट्स जो होती हैं इसका फॉर्मेशन होता है मेगाकैरियोटिक सेल्स ऑफ रेड बोन मैरो। ठीक है, तो हमको इसके फॉर्मेशन के बारे में, इसका ऑरिजिन कहां से हो रहा है इसको ध्यान में रखना है, और खास तौर पर इसका आरबीसीज का जो ग्रेवयार्ड बोला जाता है स्प्लीन, इसके बारे में हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे टाइप की, तो हमने ये बोला कि टाइप के बारे में हमने आरबीसीज के फर्दर कोई भी स्टडी नहीं की है, यानी इसका कोई भी टाइप नहीं होता है। ल्यूकोसाइट को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, इसमें हमने पढ़ा था ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था लिम्फेटिक सेल्स एंड मोनोसिटिक सेल्स। ठीक है, और ग्रेनुलोसाइट की हमने 3 पार्ट्स में स्टडी किया था, एक था न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स
और तीसरा था बेसोफिल्स। ठीक है, इसके बारे में हमको ध्यान में रखना है। और प्लेटलेट्स के बारे में भी हमने कोई इसका डिवीजन नहीं किया, यानी कोई टाइप नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपने जो जहां से क्वेश्चन कई बार हमको देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ब्लड जो है क्या सभी मनुष्यों में एक ही प्रकार के होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो जब हमने अपना अपना जब ब्लड की स्टडी करते हैं, जब ब्लड को अपने लेबोरेटरी में जांच करवाते हैं, तो हम देखने को मिलते हैं किसी का ब्लड बी पॉजिटिव, किसी का ब्लड ए, किसी का ए बी, किसी का ओ। तो यानी कि ब्लड जो होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज सबसे पहले किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब खोज की गई थी? 900 में। ठीक है, 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स की खोज किया था, और इसको इन्होंने फर्दर दो भागों में डिवाइड किया कि ए ब्लड एबीओ में और आरएच। ठीक है, आरएच की स्टडी की गई थी रीसस मंकी में। ठीक है, मंकी का एक टाइप है, रीसस मंकी में हम जो है ये आरएच फैक्टर को देखते हैं, और एबीओ जो हमारा ब्लड ग्रुप है जिसके अंतर्गत हम ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप और ओ की स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं कि इसको ये जो इतने टाइप बनाए गए हैं एबीओ के अंदर, ए ग्रुप, बी ग्रुप, एबीओ और ओ की, इसको किस आधार पर इसको डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो इसको डिवीजन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज विच इज प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, तो उसी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है कि एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और absence ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस ऑन द आरबीसीज नेमली ए एंड बी। ठीक है, इसी तरह अगला पॉइंट यहां पे कह रहा है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन्स टू नेचुरल एंटीबॉडीज, यानी एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अब हमको सिंपली अगर इसको समझें तो हम जब ये इसका डिवीजन किया गया ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ग्रुप में, तो हमको यहां पर ये देखना है कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला सदस्य है इसमें जो एंटीजन पाई जाएगी वो एंटीजन पाई जाती है ए। ठीक है, ए एंटीजन, ठीक, ए एंटीजन पाया जाएगा, और जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो बी टाइप एंटीबॉडी पाई जाएगी। इसको मैं एंटीबॉडी लिख रहा हूं। ठीक, और जो बी हमारा ब्लड ग्रुप है इसमें जो हमारा एंटीजन होगा वो बी टाइप का होगा, और यहां पर एंटीबॉडीज जो होगी वो ए टाइप की होती है। ठीक, ए बी की बात करें तो यहां पर हमारा एंटीजन जो पाया जाता है वो एंटीजन ए पाया जाता है, इसके अलावा एंटीजन बी पाया जाता है, लेकिन यहां पर कोई भी हमारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती है। अगर ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो यहां पर हमारे एंटीजन अब्सेंट होंगे और एंटीबॉडीज ए टाइप की भी होगी और बी टाइप की भी होगी। ठीक है, तो इस आधार पर जब हम ब्लड को एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे एंटीबॉडीज जो हैं वो क्लॉटिंग तो नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर हम देखेंगे कि जो ओ जो ब्लड ग्रुप है इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, और ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। ठीक, तो वही आगे लिखा हुआ है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज इन द फोर ग्रुप्स ब्लड ए बी और ओ, मतलब कि जो एंटीजन और एंटीबॉडीज है इसी के बेसिस पर जो कि हमारे कहां पाई जाती हैं, ये हमारे पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ आरबीसीज। ये ध्यान रखना है, नहीं तो डब्ल्यूबीसी बोल दीजिए। ये हमारी आरबीसीज के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाएगी, जिसके आधार पर ब्लड ग्रुप को हम 4 कैटेगरी में डिवीजन करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि द ब्लड ऑफ डोनर हैज टू बी क्लेरिफाई मैच्ड with blood of a recipient before the blood transfusion to avoid severe problems of clumping। clumping का मतलब होता है कि सेल्स का आपस में अटैच्ड हो जाना, यानी कि अगर सेल्स अटैच्ड हो जाएंगी तो सेल में हमने पढ़ा है कि ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी उसमें मोबिलिटी एक तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक, सेल्स
सेल्स का एंड हो जाएगा। तो वही पे यहाँ पे लिख रहा है कि अगर हम ब्लड को क्लियरफुली मैच नहीं करेंगे तो वहां पर एंटीबॉडीज जो हैं उससे इनको ट्रांसफ्यूजन में हमारे एक तरह से क्लंपिंग का सामना करना पड़ेगा। ठीक, अब बात करें अगले पॉइंट की। जैसा मैंने बताया कि ओ जो ब्लड ग्रुप होता है यहां पर जो है कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, केवल एंटीबॉडीज ए और बी पाई जाती है। इसीलिए इसमें चाहे हम ए ब्लड ग्रुप ए का जो है ब्लड इनको दें या बी का दें या इनको ट्रांसफ्यूज करें ए बी का या सेम ओ का करें, तो इनको जो है किसी भी प्रकार से ये नहीं देखना पड़ता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप इनको दिया जा रहा है। इसीलिए यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और उसके ब्लड ग्रुप के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो अगर उसको सबसे पहले हमको मेडिकली उसको फिट करने के लिए ब्लड देना है तो हम उसको सबसे पहले ओ ब्लड ग्रुप का जो है ब्लड दिया जाएगा उसको। ठीक है, इसी तरह अगर बात करें कि कौन सा व्यक्ति किसको ब्लड दे सकता है, तो हमने अभी अपने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है यहाँ पर जो ए बी में एंटीजन ए पाया जाएगा और एंटीजन बी पाया जाएगा, लेकिन कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाएगी। यानी एंटीबॉडीज नहीं पाए जाने का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप ए बी ब्लड ग्रुप को किसी भी ब्लड ग्रुप में ट्रांसफर करते हैं तो इसके रिएक्शन में किसी भी प्रकार के क्लॉटिंग की समस्या का सामना हमको नहीं करना पड़ेगा, यानी क्लंपिंग की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसिपिएंट के नाम से जानते हैं, यानी अदाता। ठीक है, यूनिवर्सल अदाता के नाम से जाना जाता है इसको, और यूनिवर्सल दाता के नाम से जाना जाता है ब्लड ग्रुप ओ को। ठीक है, अब एक और ब्लड ग्रुप जो हमारे सामने अभी रिसेंट में आया है कि जो RH जो ब्लड ग्रुप है ये सबसे पहले खोजा गया था रीसस मंकी में। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। और ये होता कहाँ है, ये भी आरबीसीज के सरफेस में पाया जाता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज में पाया जाएगा। इसमें जो है एंटीजन इज नोन एज RH एंटीजन। ठीक है, तो यहां पर केवल हमको ध्यान ये देना है कि सभी ब्लड ग्रुप्स में RH फैक्टर भी हमको देखने को मिलता है। जिसमें RH फैक्टर हमको देखने को मिलेगा इसमें बोला जाएगा RH पॉजिटिव, और जिसमें नहीं देखने को मिलेगा उसमें बोला जाएगा RH निगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, बाकी और हमको इसमें RH के बारे में ज्यादा कुछ स्टडी नहीं करना है। एक पॉइंट और है जो कि बताने वाला है, एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में यहां पर दिया गया है कि a special case of RH incompatibility has been observed between RH negative blood of a pregnant mother which with RH positive blood of the fetus। यानी कि अगर हम RH को बिना मैच किए हुए ब्लड को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर हम एक डिजीज का सामना करना डिजीज के बारे में सामना करना पड़ता है जिसका नाम है एर्थोब्लास्टोसिस। और फिटैलिस इसलिए नाम दिया गया है कि अगर माँ में अगर पॉजिटिव RH पॉजिटिव है और बच्चे का RH निगेटिव ब्लड ग्रुप है और उसके बारे में हमको शुरुआती स्टेज में नहीं मालूम चलता है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जब तक बच्चा यूट्रस में रहेगा तब तक तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब बच्चा बाहर आता है और प्लेसेंटा के जरिए उसका रक्त मदर के रक्त से मिल जाता है, तो यहाँ पर जो मदर के शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण होगा अगेंस्ट द फीटस ब्लड ग्रुप, जो भी RH निगेटिव ब्लड ग्रुप हो या पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो। तो इससे होगा क्या कि आने वाले जब भी उसकी आगे की जो प्रेगनेंसी होगी, तो प्रेगनेंसी में ऑलरेडी मदर के शरीर में हमारे एंटीबॉडीज बनी होंगी। तो एंटीबॉडीज बने होने से होगा क्या कि उससे बच्चे के शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा और बच्चे को जो है सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस जैसी बीमारियां हो जाएंगी और जो है इस बच्चे की इससे डेथ भी हो सकती है। इसी को बोला जाता है एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, अब बात करते हैं अपने यहाँ पर फर्दर यहाँ पर
उस कंपेयर किया गया है जितने ब्लड ग्रुप्स हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी एंटीजन की अगर सबसे पहले बात करें तो हमारा ब्लड ग्रुप जो ए है इसमें एंटीजन ए पाया जाएगा, और जो एंटीबॉडीज पाई जाएगी वो एंटीबॉडी बी टाइप की पाई जाएगी। ठीक है, ये यहाँ ये लिखा हुआ है कि एंटीजन ए टाइप का पाया जाएगा और एंटीबॉडी बी टाइप की पाई जाएगी। तो इसीलिए जो ए ब्लड ग्रुप है वो हम लोग ए को दिया जा सकता है और ओ को दिया जा सकता है। ओ को क्यों दे सकते हैं? हमने बताया कि ओ जो होता है हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, बी की बात करें तो बी जो ब्लड ग्रुप है इसमें जो हमारा एंटीजन पाया जाएगा, एंटीजन बी पाया जाएगा और एंटीबॉडी ए टाइप की पाई जाएगी। ए बी जो है इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं मिलती हैं और एंटीजन ए और बी पाया जाएगा। ओ की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह का एंटीजन नहीं मिलेगा और यहाँ पर एंटीबॉडीज मिलेगी ए और बी दोनों, इसीलिए इसको ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। यानी ए बी जो है वो किसी भी टाइप का ब्लड जो है ले सकता है और ओ जो है वो किसी भी पर्सन को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक, बात करें ब्लड कोगुलेशन की यानी ब्लड क्लॉटिंग की, यहां बात की जा रही है। तो ब्लड क्लॉटिंग जो है एक तरह की मैकेनिज्म है हमारे शरीर की, जो कि अगर ब्लड हमारा किसी चोट के फलस्वरूप बहने लगे तो उसको 1 से 2 मिनट, जनरली 2 से 3 मिनट का समय लगता है, उसको वहां पर थक्का वहां पर जम जाएगा और एक तरह से शरीर को डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य वहां पर होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है कि रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड at the site of cut due to the clot formation mainly of network of thread called fibrin। ठीक है, यहां पर जो भी हमारी सेल्स रहेंगी ब्लड के अंदर, ये सेल्स करेंगी क्या कि इनका जब रप्चर होगा यानी कि जब ये बाहर आ जाएंगी तो एक रेडिश ब्राउन स्कम हमारे 1 से 2 मिनट के अंदर शरीर पर जम जाता है। और ये जमता किस लिए है? ये जमता है फाइब्रिन नामक प्रोटीन के कारण। ठीक है, फाइब्रिन जो प्रोटीन होती है वो हमने पढ़ा है कि ये कहां पाई जाएगी? प्लाज्मा में पाई जाएगी। और प्लाज्मा में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो भी प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं। इनएक्टिव फॉर्म में होंगी तो इनको कोई ना कोई फैक्टर होगा जो पहले इनको एक्टिव स्टेज में लाएगा। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय एंजाइम। जो इसमें एंजाइम इनको इनिशिएट करेगा इसको एक्टिव करने में फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स को, वो उसका नाम है थ्रोम्बिन, जो कि हमको ध्यान देना है। और थ्रोम्बिन भी जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसमें लिखा हुआ है कि थ्रोम्बिन आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन वहां पर एक प्लाज्मा में एक सब्सटेंस पाया जाएगा जो कि एक प्रोटीन है जो कि थ्रोम्बिन के फॉर्मेशन को इनिशिएट करेगी। ठीक है, बाई एंजाइम कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक, एक और हमारे शरीर में पाया जाता है सब्सटेंस जिसका नाम है हेपेरिन। ये भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जिसका जो कि एग्जाम में पूछा जाता है इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है। तो इसको हमको ध्यान में रखना है कि हेपेरिन जो है ये हमारे लीवर से प्रोड्यूस किया जाता है। ब्लड कोगुलेशन में कई मिनरल्स होते हैं, कई हमारे इसके अलावा कैल्शियम के अलावा विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन के होता है जो कि हमारे क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ये भी हमको ध्यान में देना है कि कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा मिनरल है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में अपनी भूमिका निभाता है। तो एक कैल्शियम भी होता है और हमको ध्यान देना है सोडियम भी हेल्प करता है। ठीक, इसके अलावा 13 फैक्टर्स जो होते हैं ये हमारे ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हमको स्टडी करने की जरूरत नहीं है कि वो 13 फैक्टर कौन से हैं, लेकिन इतना हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे शरीर में 13 फैक्टर्स भी पाए जाते हैं जो कि हमारे क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिम्फ के बारे में हमने अपने शुरुआती स्लाइड्स में पढ़ा
कि लिम्फ जो है ये भी एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स को सेल्स के अंदर एक्सचेंज करने का कार्य करता है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है कि when the blood passes through capillaries in the tissues, some water along with mainly small water soluble substances move into spaces between cells of tissues, leaving the larger proteins and most of the formed elements in the blood vessels. The fluid released is called interstitial fluid और टिश्यू फ्लूइड। यानी कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा या टिश्यू फ्लूइड जिसके जरिए ये सेल्स में वापस भेजा जाएगा, इसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, सिस्टम। ठीक है, इतना केवल हमको ध्यान में रखना है। इसके बारे में हमको